बीए तृतीय वर्ष में सांख्य दर्शन के विद्यार्थी सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कई वीडियोस से लगातार हम सांख्य की ज्ञान मीमांसा के विषय में सिलसिलेवार बातचीत करते आ रहे हैं। ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, इससे बात प्रारंभ करते हुए उसके प्रमाणों के जो स्वीकार्य प्रमाण हैं, सांख्य सम्मत जो प्रमाण हैं, उनके नामों का जिक्र करते हुए हमने हमारे पिछले वीडियो तक प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के स्तरों, जिसको कि कहीं कहीं पर रूप भी कहा जाता है, के विषय में हमने चर्चा की। हमने ये पाया कि सांख्य में 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं सांख्य की ज्ञान मीमांसा में: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष के विषय में आवश्यक चर्चा हम हमारे पिछले लेक्चर तक कर चुके हैं। आज मैं विद्यार्थियों से सांख्य दर्शन में जिस प्रकार से अनुमान का विवेचन किया गया है, अनुमान को जिस प्रकार से स्वीकार किया गया है सांख्य में, उसके विषय में आपसे कुछ चर्चा करूंगा। देखिए, अनुमान प्रमाण को स्वीकार करने वाले सभी 8 दर्शन हैं, चारवाक को छोड़ करके। केवल चारवाक दर्शन भारतीय 9 दर्शनों में ऐसा दर्शन है जो कि अनुमान को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करता है। बहुत सारे लोग ये आपको कहते हुए मिलेंगे कि चारवाक अनुमान को नहीं मानता है। बेहतर तरीका या ज़्यादा ठीक बात यह है कि चारवाक अनुमान को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करता। ऐसा नहीं है कि चारवाक मत को मानने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से कभी भी अनुमान का उपयोग ना करे, लेकिन किसी चीज़, मैंने कहा था आपसे पहले भी कि प्रमा में और अप्रमा में क्या भेद है, ज्ञान में और प्रमा में क्या भेद है। ज्ञान हमें गलत भी हो सकता है, लेकिन प्रमा को जब हम परिभाषित करते हैं तो हम आम तौर पर वैध ज्ञान को ही प्रमा कहते हैं। तो चारवाक के अनुसार अनुमान प्रमाण नहीं है, अर्थात प्रमा का इंस्ट्रूमेंट नहीं। बहरहाल, हमारा उद्देश्य यहां पर चारवाक की ज्ञान मीमांसा नहीं है, बल्कि सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा है। सांख्य दर्शन में अनुमान को करीब करीब, क्योंकि अनुमान के विषय में भारतीय दर्शनों में यदि सबसे विस्तृत और सबसे गहन चर्चा कहीं हमको देखने को मिलती है तो वो न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन में सबसे ज़्यादा विस्तार पूर्वक अनुमान को लेकर के और सबसे प्रमुख प्रमाण भी न्याय के अनुसार अनुमान है। तो सांख्य दार्शनिक कहीं कोई बहुत मामूली सा भेद प्रकारांतर से रखते हुए, वो भी तात्विक भेद नहीं रखते, करीब करीब वैसा ही अनुमान को स्वीकार कर लेते हैं। तो अनुमान प्रमाण के विषय में सबसे पहली बात, हमें अनुमान प्रमाण का लक्षण जानना चाहिए। इन्फरेंस, अंग्रेजी में अनुमान को इन्फरेंस कहते हैं। इन्फरेंस और अनुमान इज द नॉलेज ऑफ वन टर्म। अभी ये टर्म क्या है, हम इसकी बात करेंगे। वन टर्म ऑफ रिलेशन विच इज नॉट परसीव्ड थ्रू द अदर विच इज परसीव्ड and is known to be invariably related to the first। मान लीजिए कि हम कोई एक ऐसे विषय के बारे में बात करें जिसका के अनुभव हमें नहीं हो रहा है, लेकिन वह किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका के अनुभव हमें हो रहा है, और जिसका के अनुभव हमें हो रहा है दूसरा विषय, जिसको कि जो हमारे अनुभव का विषय अभी नहीं है, वह पहले वाले विषय से, यानी कि जिसका के अनुभव हो रहा है, उससे उसका इनवेरिएबल रिलेशन हो, अनिवार्य संबंध हो। इनवेरिएबल का मतलब अनिवार्य, कभी ना बदलने वाला संबंध, ऐसा संबंध जिसका के निराकरण नहीं हो सकता। तो हम ऐसी ज्ञात या अनुभूत विषय के आधार पर ऐसे विषय का अनुमान कर लें जो कि हमारे अनुभव का विषय नहीं है, उसका ज्ञान कर लें, तो उसे हम अनुमान कहेंगे। अनु का मतलब बाद में आने वाला, ज्ञान तो ज्ञान और मान तो ज्ञान है ही, तो बाद में उत्पन्न होने वाला, यानी कि एक ज्ञान के बाद में या उसके अनुसरण में उत्पन्न होने वाला दूसरा या दूसरे विषय का ज्ञान, उसे हम अनुमान
कहते हैं। बड़ी सादा सी सिंपल सी बात है। और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, धूम्र और वाहिनी का एग्जाम्पल। कैसे? मान लीजिए कक्षा में बैठे हुए बाहर मुझे खिड़की में से पर्वत दिखाई दे रहा है और मैं ये कहता हूं कि पर्वत पर अग्नि है। क्या कहा मैंने? पर्वत पर अग्नि है। जिज्ञासु छात्र मुझसे पूछते हैं कि सर, आपने तो ये कहा कि प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है और हमने ये मान भी लिया कि अनुमान से ज्ञान होता है, लेकिन ये आपने अनुमान किया कैसे कि पर्वत पर अग्नि है? हम क्या चर्चा करेंगे कि देखिए, मुझे धूम्र का दर्शन हो रहा है, धुएं का अनुभव हो रहा है। पहली बात, ज्ञात के आधार पर मैं अज्ञात को जानने की कोशिश कर रहा हूं। अब अज्ञात तो नहीं रह गया क्योंकि मैंने उसको जान लिया। अज्ञात का मतलब यहां पर केवल मैं उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर रहा हूं, वो मेरे अनुभव का विषय नहीं हो रहा है, लेकिन ज्ञान का विषय हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे विषय जो मेरे अनुभव के विषय नहीं है, वो फिर भी मेरे ज्ञान के विषय हो सकते हैं। तो ज्ञान केवल अनुभव तक सीमित नहीं है। अनुमान को प्रमाण मानने में यह वाली बात भी स्वतः सिद्ध है कि ज्ञान केवल प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष से इतर भी ज्ञान हो सकता है। वापस बात पर लौटते हैं। इज द अननोन टर्म which is invariably related to the known term, है ना? तो inference arises on the basis of the relation between the two terms of which one is unknown and the other one is the known, and the two are invariably related। एक ऐसे पद का ज्ञान हो रहा है जो किसी अन्य पद से जुड़ा हुआ है, और जो अन्य पद है वह मेरे अनुभव का विषय है, और जो मेरे अनुभव का विषय है और जिसका मैं अनुमान कर रहा हूं, उस अनुमान का आधार दोनों के बीच में अनिवार्य संबंध है। धुएं को देख करके मैंने कहा कि पर्वत पर अग्नि है, क्योंकि मुझको इस अनिवार्य इनवेरिएबल रिलेशन, इसको आगे जाकर के हम ये कहेंगे कि इसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में व्याप्ति कहा गया, कि धुएं और अग्नि में सदैव रहने वाला एक संबंध है। जहां जहां धूम्र वहां वहां अग्नि, क्योंकि धुआं बगैर अग्नि के कभी भी हो ही नहीं सकता। अतः जहां धूम्र है वहां अग्नि अवश्य होगी। धुएं को मैंने देखा, धुआं मेरे अनुभव का विषय बना। धुएं से इनवेरिएबल रिलेशन अग्नि का है, अग्नि को मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी धुएं की उपस्थिति से मैंने यह निश्चय कर लिया कि जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य होगी। अतः क्योंकि पर्वत पर धुएं का दर्शन हो रहा है, इसलिए वहां पर अग्नि होनी चाहिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मैं ये फिर से आपको ये बता दूं कि ये इसकी कुछ व्याप्ति की कुछ कंडीशंस हैं जिनके विषय में मैं अभी आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आर्द्रीदनता वगैरह से इस एग्जाम्पल को में जो कमियां रह सकती हैं या जो हमारे से चूक हो सकती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया गया है। अनकंडीशनल इनवेरिएबल रिलेशन की बात की गई। अभी मैं अनकंडीशनैलिटी की बात पर नहीं आया हूं, जब अवसर आएगा तो मैं वो बात भी करूंगा। बहरहाल अभी अनुमान की क्रिया को समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि दो विषयों में जब एक अनिवार्य संबंध हो और यदि हमको एक का अनुभव हो जाए तो हम ये अनुमान कर सकते हैं कि दूसरा भी उपस्थित है। The basis of such knowledge is the invariable concomitant relation। invariable concomitant relation किसको कहेंगे? हम व्याप्ति को कहेंगे। निरुपाधिक सहचर्य संबंध। व्याप्ति संबंध कैसा है? निरुपाधिक है, अनकंडीशनल है। मैंने कंडीशनैलिटी की बात अभी आपसे जो मैं एक सेंटेंस पहले कर रहा था कि कोई दूसरी कंडीशन लागू नहीं होनी चाहिए। इट इज एन अनकंडीशनल इनवेरिएबल रिलेशन, लाइक दैट बिटवीन होल्डिंग बिटवीन द स्मोक एंड फायर। बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा कि धूम्र और अग्नि के मध्य होता है। यह संबंध केवल धूम्र और अग्नि के मध्य ही होता है। आप कभी इस इक्वेशन को उल्टा ना कर दें। कभी कभी विद्यार्थी जल्दबाजी में या बेध्यानी में यह गलती कर देते हैं। जो संबंध धुएं और अग्नि का है, ठीक वैसा ही संबंध अग्नि और धुएं का नहीं है, क्योंकि धुआं बगैर अग्नि के नहीं हो सकता, लेकिन अग्नि बगैर धुएं के हो सकती है।
तो आप क्या कहेंगे कि जहां जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य है, लेकिन जहां जहां अग्नि है आवश्यक नहीं है कि वहां धुआं भी हो। Therefore, the invariable concomitant relation holds good only between the smoke and fire and not vice versa. अर्थात धुएं इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंट रिलेशन, एक सहचर्य निरुपाधिक संबंध केवल धुएं और अग्नि में तो व्याप्त होता है, लेकिन अग्नि और धुएं में व्याप्त नहीं होता, यह आवश्यक रूप से व्याप्त नहीं होता। The knowledge of व्याप्ति between the two things is obtained through repeated observation and their concomitance. अब चारवाकों ने भी ये चैलेंज उठाया और ये स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि ठीक है, व्याप्ति अनुमान का आधार बन जाती है, अनुमान को हम प्रमाण कहते हैं, और हम जिसको प्रमाण कहते हैं वो प्रमा का कारण होता है, अर्थात अनुमान ज्ञान का कारण बन जाता है या अनुमान के लिए प्रमाण बन जाता है। प्रश्न ये है कि व्याप्ति स्वयं का ज्ञान कैसे होता है। सांख्य दार्शनिक इतनी बात कह करके संतोष कर लेते हैं, अर्थात इतनी बात को पर्याप्त मानते हैं कि हमारे लगातार होने वाले जो अनुभव हैं, जो दृष्टांत हमको दिखाई देते हैं, और उसमें कभी भी हमको कोई विपरीत दृष्टांत दिखाई नहीं देता है, तो हमको जो सहचर्य का रिपीटेड एक निरंतर अनुभव होता रहता है, लगातार एक के बाद एक हमको अनुभव होते रहते हैं, उससे हम ये निश्चय कर लेते हैं कि दोनों के मध्य व्याप्ति संबंध है। यद्यपि यदि किसी को इसके विषय में और यदि संशय रहता है कि नहीं साहब मैं तो सांख्य की बात को नहीं मानता, तो उन्हें न्याय दर्शन से यह चीज जाकर के देखनी चाहिए कि वो किस प्रकार से अलग अलग चीजों के आधार पर व्याप्ति का निश्चय या निर्माण करते हैं, और फिर बाद में वो जाकर के सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष की बात करते हैं। उसके अंदर व्याभिचाराग्रह की भी बात है, अन्वय की बात है, व्यतिरेक की बहुत सारी चीजें वहां पर कही गई। तो बहरहाल ये अपने आप में दर्शन शास्त्र में एक विवाद का विषय हो सकता है कि व्याप्ति मान्य है अथवा मान्य नहीं है, लेकिन यदि हम अनुमान की बात करते हैं तो हम ये स्वीकार करके चलते हैं कि अनुमान का आधार, अनुमान का मेरुदंड, अनुमान की रीढ़ की हड्डी व्याप्ति संबंध है, और यदि हम व्याप्ति संबंध को स्वीकार कर लेंगे तो हम अनुमान को स्वीकार कर सकते हैं। दो पदों के बीच, दो विषयों के बीच यदि व्याप्ति संबंध है, जैसा कि धुएं और अग्नि के मध्य है, तो धुएं के प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर हम अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अनुमान के विषय में आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसके आगे की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। थैंक यू।